इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असम के एक दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शनिवार को मोरन में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री का चाबुआ हवाई क्षेत्र पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने स्वागत किया। आपको बता दें, पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर स्थित ELF पहुंचे थे। उनका ये विमान पहली बार हाईवे पर ही लैंड हुआ। इसके साथ ही करीब 40 मिनट तक एयरफोर्स का एयर शो भी पीएम मोदी ने देखा। इस दौरान जवानों ने अलग अलग करतब दिखाए, जिसमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित भारत 2047 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है और इसके लिए हर एक नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन देश के सर्वोपरि की भावना से करना होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक साबित होगा। और क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत 2047 तक बनाने का हम सबका सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है। कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक बजट को भी अगर आकलन करना है तो 3 ठोस कर्तव्य जो भारत को भविष्य के लिए तैयार करें, वो इस बजट 2026 का सोच दर्शाता है। माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसको दर्शाता है। जो 3 प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, मेट्रो शहर्स को छोड़ के जो छोटे शहर हैं, उन सब के
इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना। आप पूर्णतः देखें तो 12,21,000 करोड़ रुपए मात्र आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सामान को आदान प्रदान करने के खर्चे को कम करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है वो 3-3.5 गुना अर्थव्यवस्था को बल देता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद नगर निगम द्वारा बुद्ध विहार में विकसित त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का आज सेंट्रल कमांड के कमांडिंग इन चीफ अनिज्ञ सेन गुप्ता ने विस्तृत निरीक्षण किया। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल का सर्किट हाउस में स्वागत किया गया, जिसके बाद वो सीधे संग्रहालय पहुंचे। अधिकारियों ने उन्हें संग्रहालय की संकल्पना और उनके राष्ट्रीय महत्व की जानकारी दी। यहाँ थल सेना, वायु सेना, नौसेना के युद्ध उपकरणों, मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टर मॉडलों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। संग्रहालय में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्राप्त उन्नत तकनीकें भी प्रदर्शित की गई। तो त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का निरीक्षण किया गया। सेना के शीर्ष अधिकारी ने यह निरीक्षण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने तैयारियों का जायजा लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन के उरुई क्षेत्र से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, कानपुर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई और चालक उसमें फंसकर जल गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें, भावनापुर ब्लॉक में नोटिस वितरण विवाद अब गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद मामला और भी गर्मा गया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और ब्लॉक प्रभारी रामफेर उर्फ अंशु यादव ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने बीएलओ सुदामा प्रसाद यादव से फोन पर जानकारी ली। इसके बाद बीजेपी नेताओं की ओर से उन्हें धमकी और गाली गलौज दी गई है। तो भावनापुर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद गर्मा गया है। अंशु यादव उर्फ रामपेर से बात हुई थी, जो कि सपा से जो है प्रदेश सचिव हैं और भनवापुर ब्लॉक के प्रभारी हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, जो है नियमता बात हुई है नोटिस के लेकर। इसमें ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, ना तो गाली गलौज की गई है। ये सब गलत है, झूठे बोल रहे हैं। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी हार मान के बौखला गए। ये आज 15-20 दिन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, जिला सचिव, बूथ प्रभारी, एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए पूरे प्रदेश के अपने अपने क्षेत्रों में एसआईआर के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी कार्यालय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था। मैं भनवापुर ब्लॉक का प्रभारी हूं और प्रदेश सचिव भी पार्टी समाजवादी पार्टी से हूं। मुझे प्रभारी के तौर पे मेरी नैतिकता बनती थी कि मैं बूथ पर संबंधित बीएलओ या बीएलए से मिल करके क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको हम
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज बाजार में देर रात पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि गोदाम का हिस्सा गिर गया और 5 लोग इसमें झुलस गए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें, विस्फोट की ताकत इतनी थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि घर में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और वहीं रखे पटाखों में आग लग गई। पटाखों के गोदाम में ये भीषण विस्फोट जो है वो देखने को मिला। सलोन थाना क्षेत्र अंतर्गत जो साहबगंज बाजार है, करैया चौकी में पड़ता है। यहाँ पे फिरोज नामक व्यक्ति है जिसकी पटाखे की दुकान है। उसके घर में कल आग लग गई थी। उसके परिवार के सदस्य हैं जिनको आग में झुलस गए, जिसमें से इलाज के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो गई है और बाकी 4 में से 1 लोग सकुशल वापस आ गए, 3 लोग इलाजरत हैं। और ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि फिरोज एक लाइसेंसी दुकान है, किंतु इसने अपने घर में अवैध भंडारण किया हुआ था, जिस कारण से ये आग लग गई। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत 34 जरूरतमंद बेटियों की रुकी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू कराई है। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 9 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। फीस जमा न होने पर पिता की मृत्यु या अभिभावकों के पैरालाइज्ड अथवा कैंसर से पीड़ित होने जैसी कठिन परिस्थितियों के कारण इन छात्राओं की शिक्षा बाधित हो गई थी। जिला प्रशासन ने आगे बढ़कर उनकी स्कूल कॉलेज की फीस जमा कराई और पढ़ाई को नया जीवन दिया। अब तक इस पहल के माध्यम से 62 लाख रुपए से अधिक की सहायता देकर 126 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। डीएम बंसल ने कहा कि इन बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाना नंदा सुनंदा की सच्ची वंदना है। वो पढ़े, आगे बढ़े और समाज के लिए प्रेरणा बने। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हमारे जिले में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा का पहल शुरू की गई है, आज उसका 13वां हमारा चरण था, जिसमें 35 बालिकाओं को एनेबल किया गया है कि वो अपनी शिक्षा रिज्यूम कर सकें, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। सो ये हमारी ऐसी नंदा सुनंदा बालिकाएं हैं जिनके परिवार में कुछ फैमिली ट्रेजेडी हो गई थी, पारिवारिक त्रासदी हो गई थी। किसी के पेरेंट्स नहीं रहे थे, किसी के फादर कोविड में या एक्सीडेंट में या तो मृत्यु हो गई या पैरालाइज हो गई और उनके पास आय का कोई भी स्रोत साधन नहीं है। इस वर्ष पर ये सारे परिवार थे कि अपनी बालिकाओं की शिक्षा को ड्रॉप आउट करवाना ही एक साधन बचा था, डिसकंटिन्यू करवाना ही एकमात्र रास्ता बचा था। तो हमारी जो ग्राउंड टीम है वो सर्वे और फील्ड आइडेंटिफिकेशन से ऐसे डिजर्विंग केसेस को पुट अप करती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में सीएम धामी की हाई लेवल मीटिंग के अगले ही दिन राजधानी में एक और सनसनीखेज हत्या से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने। चलिए दिखाते हैं। में इन दिनों गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो लगातार जारी है। 15 से 16 दिनों में लगातार एक के बाद एक हत्याकांड सामने आ रहे हैं और एक बार फिर एक मामला थमा नहीं था कि दूसरा मामला आज सुबह तड़के 10:30 बजे राजपुर रोड, जो राजधानी देहरादून का पोर्ट्स एरिया कहा जाता है, वहां पर एक सिल्वर सिटी है, वहां पर एक विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, राजपुर रोड एक रूटीन का चलने वाला क्षेत्र है और पोर्स इलाका है, सुबह के समय जिम से निकलते हुए एक कारोबारी पर गोलियां चल जाती है और हत्या कर दी जाती है। प्रदेश की हालत बहुत ही बदतर हो गई है, क्योंकि प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है उसका ध्यान
सिर्फ अपने निजी हितों पर लगा हुआ है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही को बिल्कुल समझते नहीं है। और पुलिस महकमा जिसके ऊपर की कानून और व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है, वो लोग मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के और सरकार के निजी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रदेश की ये हालत हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 महीने में 5 हत्याएं इस मतलब राजधानी क्षेत्र में हो गई हैं, और इसके अलावा बतेरी जगहों पर जो लिव एंड रिलेशनशिप के कारण जो विवाद पैदा हुए, उनमें भी लोगों की जानें गई हैं। कल हल्द्वानी में इस प्रकार की घटना घटी, परसों देहरादून में भी एक घटना इस प्रकार की घटी, और हत्याओं का तो इस प्रदेश से बिल्कुल पूरा प्रदेश छलनी हो गया है। मैं इस बात की चिंता मुझे है कि आज जो प्रकरण हुआ, मैंने सुना कि जो व्यक्ति मारा गया उसका भी एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा, और वो दूसरे प्रदेश के निवासी हैं, जिनको कि खनन का काम इस प्रदेश में मिला, जिनको कि क्रशर चलाने की परमिशन इस प्रदेश में मिली। चूंकि मुख्यमंत्री जी का ये प्रिय विषय है खनन का, और क्रशर का मुख्यमंत्री जी का प्रिय विषय है, तो निश्चित रूप में इस प्रकार के काम करने के लिए बाहर के प्रदेशों के अपराधियों को, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को इस प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। तो जब आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को इस प्रदेश में इस काम के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो निश्चित रूप में प्रदेश में फिर यही हालात होने हैं। आज एक तरफ हमारे प्रदेश के युवा रोजगार के लिए परेशान हैं, और दूसरी तरफ बाहर के प्रदेशों के लिए, बाहर के प्रदेशों से जो अपराधी हैं उनके लिए प्रदेश नंदनवन बना हुआ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। परसों की घटना है, एक परेड ग्राउंड के पास एक व्यक्ति को गोली मारी गई, वो हताहत हुए, और शाम को पूरा मंत्रिमंडल फिल्म देख रहा है थिएटर में जाके। क्या है ये सब? अपराधियों के हौसले इसीलिए बुलंद हैं कि अपराधियों को लगता है कि सरकार को कुछ पड़ी नहीं है, सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन एक ड्राइव चला रहा था सत्यापन अभियान, तो कहीं ना कहीं इस तरह के आपराधिक लोग जो राजधानी देहरादून में रह रहे हैं, पहले से भी और अन्य लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, आखिरकार ये सत्यापन अभियान किस तरीके का है? अगर हुआ तो इसका परिणाम क्या है, नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी? क्योंकि सत्यापन अभियान चला, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सत्यापन अभियान चलना चाहिए, लेकिन ये बताना चाहिए पुलिस को कि जो ये लोग आज इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इन लोगों का सत्यापन हुआ था कि नहीं हुआ था? जो अपराधी यहाँ पर क्रशर चला रहे हैं, उनका सत्यापन हुआ था कि नहीं हुआ था? जो ये इस प्रकार के आपराधिक गतिविधि वाले लोग जो व्यापार कर रहे हैं इस प्रदेश में आकर, उनका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है? और पुलिस ये भी बताए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रदेश में कामकाज कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। सरकार को और पुलिस को बताना चाहिए। गोदयाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं, ये वास्तव में चिंताजनक है। सरकार, शासन, प्रशासन सोया हुआ है, तो कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो ड्राइव चलाई गई थी सत्यापन की, आखिरकार उसका परिणाम हुआ क्या? क्योंकि जिस तरीके से सत्यापन लोगों ने किया है, तो उसका क्या परिणाम देखने को मिला? जिस तरीके से आज एक कारोबारी की हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लाजमी सवाल खड़े होना लाजमी है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ ही थे त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। ललितपुर में थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम गुगरवारा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने पिता पुत्र सहित 3 लोगों को रौंद दिया है। दुर्घटना तब हुई जब सामने से बाइक से टकरा गई। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित साड़ू के साथ ससुराल जा रहे थे। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीण शोक व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और पूरे इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। आज दिनांक 13 फरवरी 2026 को थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुगरवारा के पास एक बस एवं मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर सब कब्जा पुलिस लेकर तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जिला मोर्चरी भेजा गया।
पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली बस को कब्जे में ले लिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वृंदावन में राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में परिक्रमा मार्ग स्थित गोपालखार श्री हरिदास धाम में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री मुख्य अतिथि रहे और उनका स्थानीय लोगों ने पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए 3 प्रमुख बिंदुओं SC/ST एक्ट, UGC एक्ट और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि UGC एक्ट वापस नहीं लिया गया तो आगामी चुनाव में बीजेपी को नुकसान तभी, और उन्होंने वर्तमान सरकार को छद्म, सनातनी और कॉरपोरेटर कहकर सरकार करार दिया है। अग्निहोत्री ने घोषणा किया कि सवर्ण समाज जल्द अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेगा। बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण का विरोध किया गया और जनता के हितों की अनदेखी पर सवर्ण समाज चेतावनी देने को तैयार है। गंदे आरोप लगाए गए, मुकदमा भी कर रहे हैं ये लोग, जबकि 100 नंबर पुलिस वाले हमारे यहाँ के चौकी प्रभारी भी मौके पर आए थे, मेरे और मेरे परिवार पर गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इस तरीके से इतने गंदे आरोप लगाए गए, मुकदमा भी कर रहे हैं ये लोग, जबकि 100 नंबर पुलिस वाले हमारे यहाँ के चौकी प्रभारी भी मौके पर आए थे, मेरे और मेरे परिवार पर गलत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।